उम्मीद की किरण शौकत खानम हॉस्पिटल जो है वो किस तरह से आम इंसान जो है वो उसको लेकर चल रहा है, उनको अफोर्ड जो नहीं कर सकते उनका सहारा बन रहा है। इमरान खान साहब की वालदा को कैंसर हुआ तो उनको कैंसर से डील करना पड़ा और कॉम्प्लेक्स इलाज है, महंगा होता है। चुनाचे उन्होंने देखा कि वो तो ये चीज़ मैनेज कर सकते थे, लेकिन उनके साथ दूसरे लोग थे जो ये मैनेज नहीं कर सकते थे। इसके बनने की जो ब्रीफ तरीन स्टोरी है वो यही है कि उनको दूसरों का एहसास हुआ कि इनका क्या बने। सबसे पहले शौकत खानम लाहौर खुला। बहुत सारे हमारे मरीज़ जो थे 25-30% के करीब वो खैबर पख्तूनख्वा से आ रहे थे, तो हमारी तवज्जो पेशावर की तरफ गई। हमने कहा वहाँ बनाएं, और बल्कि इससे पहले से हमारा कराची का इरादा था। खान साहब की खुद ख्वाहिश थी और ये ज़ेर तामीर है, और इंशाल्लाह इस साल 29 दिसंबर 2026 को हम इसकी इनॉग्रेशन करने का। मैं अब एक चीज़ मेंशन करती चलूँ कि 29 दिसंबर 1994 में पहला लाहौर वाला जो शौकत खानम है उसकी बुनियाद रखी गई थी। लाहौर से बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है, उसमें क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या नई चीज़ें आप उसमें ऐड ऑन करेंगे? पहले तो साइज़ की बात कर लें। जो उसका सारा एरिया है, जो कवर्ड एरिया है, जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो शौकत खानम लाहौर और पेशावर दोनों से डबल है। ठीक हो गया। बहुत से हमारे बच्चे जो हैं, जो और 11% हमारा जो पॉपुलेशन है बच्चे होते हैं, वो आते हैं, उनका इलाज होता है। बच्चों में क्योर की रेशो बहुत हाई। बच्चों में सबसे कॉमन कैंसर कौन सा होता है? एक्यूट ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर। ठीक है, फिर इसी तरह लिम्फोमास हैं। और फिर उनका सारी लाइफ के लिए ब्लड चेंज नहीं होता क्या? ये एक दफ़ा का प्रोसेस? नहीं, एक दफ़ा जब ट्रीट हो जाते हैं देन दे कंटिन्यू, फिर वो ठीक हो जाते हैं। एक कोई ऐसी इंटरवेंशन है जो कैंसर्स को प्रिवेंट करने में काम आ सकती। तंबाकू के खिलाफ एक मुहिम। ब्रेस्ट कैंसर का बहुत सा ताल्लुक जेनेटिक के साथ होता है, इन द सेंस कि अगर एक खातून है जिसको ब्रेस्ट कैंसर है तो फिर उसकी बेटियों में या बहनों में या करीबी रिश्तेदारों में उसके होने का चांस ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ हेपेटाइटिस वगैरह कॉमन है, उसका लिवर कैंसर से बराह रास्त ताल्लुक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जब हम अगर कर लेना तो हम इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं बहुत से कैंसर से। और कुछ में जैसे आपने बताया कि अर्ली डिटेक्शन अहम है, कि अगर वो बढ़ के फैल गया या दूसरी तीसरी स्टेज से आगे चला गया तो फिर उसको ट्रीट करना मुश्किल टफ हो जाता है। एजिड होते हैं उनको आप नहीं लेते। कुछ कैंसर्स में एज के कट ऑफ्स भी हैं। मसला यह कि हमारे पास एक फाइनाइट कैपेसिटी है। अगर हम उसको हर मरीज से भर लेंगे तो जिनका इलाज हो भी सकता है और वो क्योरेबल हो सकता है, उनके इलाज में भी डिलेज आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेज़बान रामीन महमूद। नाज़रीन, कैंसर एक मौलिक बीमारी है, और अगर मैं बात करूं इसके हवाले से तो जिन लोगों को ये होता है वो तो इस तकलीफ़ से गुजरते हैं, लेकिन उनके बहुत प्यारे जो इर्द गिर्द होते हैं उनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा भी कोई नहीं लगा सकता। स्पेसिफ़िकली बहुत सारी जगहों पे ऐसे होता है कि आप बेबस हो जाते हैं जब स्टेज 4 पे पहुंचता है, फैल जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इनिशियल स्टेज पे इसको डायग्नोस कर लेना भी बहुत बड़ी नेमत है, और उसका इलाज हो जाना उससे बड़ी जो है वो नेमत है एक आम आदमी के लिए। जहां पाकिस्तान में बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ कैंसर जैसा महंगा इलाज मुफ्त मिल जाना मेरे ख्याल से किसी भी गनीमत या नेमत से कम नहीं। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं हमेशा मेंशन करती हूँ कि जिसने कैंसर को बहुत करीब से देखा है और अपने प्यारों को अपने हाथों में कैंसर के मर्ज में मुब्तला और उस तकलीफ़ से जाते हुए भी देखा है। तो इसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा वही कर सकता है जो इससे गुजर रहा होता है। ऐसे में उम्मीद की किरण शौकत खानम हॉस्पिटल जो है वो पिछले 30 दहाइयों से, बल्कि 30 दहाइयों से ज़्यादा ईयर जिसको हो चुके हैं, वो किस तरह से आम इंसान जो है वो उसको लेकर चल रहा है, उनको अफोर्ड जो नहीं कर सकते उनका सहारा बन रहा है, बेसहारों का सहारा। और हम फाउंडर को बिल्कुल नहीं बोलते, इमरान खान साहब का ये ख्वाब जिसको उन्होंने पूरा किया और अब उनकी टीम इसको लेकर चल रही है। मेरे साथ इस वक्त CEO शौकत खानम हॉस्पिटल डॉक्टर फैसल सुल्तान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक। मुझे ये बताइएगा कि शौकत खानम किस तरह बना। वो स्टोरी तो मेरे ख्याल से अब हर बच्चे को याद है, हर किसी को पता है। आज शौकत खानम आगे किस तरह एक्सपैंड हो रहा है, उसको आप किस तरह लेकर चल रहे हैं? कैसे बना है तो आपने मेंशन किया कि ये बहुत से लोगों को मालूम है। इसमें जो एक एलिमेंट मैं समझता हूँ जिसको याद रखने की ज़रूरत है, उसका ताल्लुक इस बात से है कि बना तो इसलिए जब इमरान खान साहब की वालदा को कैंसर हुआ तो उनको कैंसर से डील करना पड़ा, और उनको जो इसके चैलेंजेस थे, जो इसके मेडिकल चैलेंजेस थे, इसमें जो मरीज़ को केयर पहुँचानी है, किस तरह करनी है मुख्तलिफ जगहों से, एक तो वो चैलेंज था, और दूसरा उन्होंने ये भी देखा कि इसमें वसाइल की बहुत अहमियत है और कॉम्प्लेक्स इलाज है, महंगा होता है। चुनाचे उन्होंने देखा कि वो तो ये चीज़ मैनेज कर सकते थे, लेकिन उनके साथ दूसरे लोग थे जो ये मैनेज नहीं कर सकते थे। इसके बनने की जो ब्रीफ तरीन स्टोरी है वो यही है कि उनको दूसरों का एहसास हुआ कि इनका क्या बने। फिर इस जर्नी में ज़ाहिर है सबसे पहले शौकत खानम लाहौर खुला 29 दिसंबर सन 94 को।
जैसे आपने फरमाया 31 साल हो गए। और उसके बाद फिर हमें एहसास हुआ कि बहुत सारे हमारे मरीज़ जो थे 25-30% के करीब वो खैबर पख्तूनख्वा से आ रहे थे, तो हमारी तवज्जो पेशावर की तरफ गई। हमने कहा वहाँ बनाएं। फिर 2015 में वहाँ अस्पताल का इनेकाद हुआ। और बल्कि इससे पहले से हमारा कराची का इरादा था। खान साहब की खुद ख्वाहिश थी कि कराची इतना बड़ा शहर है कि वहाँ भी ये चीज़ होनी चाहिए। इस सिलसिले में बहुत साल हम मुनासिब जगह प्लॉट की तलाश में रहे। फिर जब हमें मिल गया तो वो DHA सिटी कराची में है, जो सड़क जाती है कराची से हैदराबाद की तरफ M9, जिसको सुपर हाईवे बोलते थे, उसके ऊपर है। और ये ज़ेर तामीर है और इंशाल्लाह इस साल 29 दिसंबर 2026 को हम इसकी इनाग्रेशन करने का। मैं अब एक चीज़ मेंशन करती चलूँ कि 29 दिसंबर 1994 में पहला लाहौर वाला जो शौकत खाना है उसकी बुनियाद रखी गई थी, जिसको 31 साल हो गए हैं, बल्कि 32 भी होने वाले हैं। इस साल 32 साल हो जाएंगे। और उसी 29 दिसंबर 2026 को अब आप कराची वाला हॉस्पिटल। अच्छा, मुझे बताइएगा, लाहौर से बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है, उसमें क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या नई चीज़ें आप उसमें ऐड ऑन करेंगे? पहले तो साइज़ की बात कर लें। जो उसका सारा एरिया है, जो कवर्ड एरिया है, जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो शौकत खानम लाहौर और पेशावर दोनों से डबल है। ठीक हो गया। तकरीबन 11 या 12 लाख स्क्वायर फुट के करीब है, 1.2 मिलियन स्क्वायर फुट। तो एक तो इसमें कोई शक नहीं। दूसरा यह है कि उनमें यहाँ जो तमाम लेटेस्ट फैसिलिटीज़ हैं उनकी जो जदीद तरीन शक्ल होगी वहाँ होगी, चाहे वो रेडिएशन हो, कीमोथेरेपी हो, सर्जिकल सर्विसेज हों, और सपोर्ट सर्विसेज हों, डायग्नोस्टिक सर्विसेज हों। तो ये तमाम सहूलियात वहाँ भी मौजूद होंगी। और हमारी कोशिश होती है कि हम तमाम अपने कैंपसेस जो हैं उनको मेयार में और उनकी सर्विस लेवल में यकसां रखें। कराची की आवाम कितनी आपके साथ जो है वो कोऑपरेट कर रही है व्हेन इट कम्स टू शौकत खानम कराची हॉस्पिटल? मज़े की बात तो ये है कि जब वहाँ अस्पताल नहीं भी था वो तब भी यहाँ पे कोऑपरेट कर रहे थे। अब जब उनके घर में है, उनके अपने शहर में है, तो वो भी कोऑपरेट कर रहे हैं। और मुझे एक और उम्मीद है कि जब वहाँ एक चलता हुआ अस्पताल होगा और वहाँ सर्विस दे रहा होगा तो ये सिर्फ देखी सुनी बात नहीं होगी, एक्सपीरियंस की भी चीज़ होगी। तो कराची का डोनर वैसे ही बड़ा फराख दिल है। हमारे यहाँ कराची में डोनेशन की जो और मेरे ख्याल से बिजनेस कम्युनिटी भी तो ज़्यादा मैं कहता है कि वहाँ एक तो द इकोनॉमिक साइज ऑफ द सिटी इज़ बिग, बट इन रियलिटी ऑल्सो जो ट्रेडिशन ऑफ गिविंग है ना, एक रवायत है वहाँ हमेशा से कि लोग देते हैं और इदारों को देते हैं, वो बाकी सारे मुल्क से ज़्यादा ही हो। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वहाँ वो अपने अस्पताल को खुद ही और सपोर्ट अच्छा, कराची की बात है तो मुझे याद है आपके रिसेंट फंड रेजिंग इवेंट्स में हमने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ देखे जिनका ताल्लुक भी कराची से होता है। तो शौकत खानम की हमेशा ये रवायत रही है कि आप किसी न किसी सेलिब्रिटी फेस को इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो माया अली हो, कोई और हो। तो व्हाई इज़ इट सो? ये कोई स्पेशल स्ट्रैटेजी है या फिर ये वैसे ही हमारे मुल्क में बड़े हम खुशकिस्मत हैं कि हमारी सेलिब्रिटीज़ सोशल वर्क में कंट्रीब्यूट करने को एक तरह से अपना काम समझती है। ठीक है। आप शायद हैरान हो जाएं कि ये जितने लोगों से हम डील करते हैं उनमें से बेशतर, बल्कि मैं समझूंगा तकरीबन सब जो हैं बहुत हमारे साथ प्यार मोहब्बत से, सपोर्ट के साथ प्रोजेक्ट को अपना समझ के शामिल होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हम लोग शौकत खानम की अगर मैं बात करूं, पेशावर, लाहौर, वैसे शायद ये फिगर देना थोड़ा टफ भी हो, कितने लोग अभी तक मुफ्त इलाज जो है वो इससे मुस्तफ़िद हो चुके हैं? एक साल की बात करें, अगर आप 32 सालों में बता सकें। आप एक साल को ले लीजिए ना, हर साल 12, 14, 15 हज़ार, चलें हम एवरेज से फिगर लगाते हैं, 10,000 भी ले लें, ठीक है, जो नई रजिस्ट्रेशन हैं, इससे ज़्यादा ही होती हैं, 13-14 हज़ार के करीब होती हैं। उसमें बेशतर जो हैं वो कैंसर के मरीज़ होते हैं। तो और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए पिछले सालों से तो आपको फिगर पता चल जाएगी, ये लाखों में तादाद है। और मुस्तफ़ीद मुख्तलिफ़ तरीके से हैं। कुछ लोग तो जो आते हैं जिनका कैंसर ऐसा होता है जो क्योरेबल होता है, तो वो इलाज करवा के जाके अपनी बकिया ज़िंदगी जो है नॉर्मल गुजार रहे होते हैं। बहुत से हमारे बच्चे जो हैं, जो और 11% हमारा जो पॉपुलेशन है बच्चे होते हैं, वो आते हैं, उनका इलाज होता है। बच्चों में क्योर की रेशो बहुत हाई। बच्चों में सबसे कॉमन कैंसर कौन सा होता है? एक्यूट ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर, ठीक है। फिर इसी तरह लिम्फोमास हैं। और फिर उनका सारी लाइफ के लिए ब्लड चेंज नहीं होता क्या? ये एक दफ़ा का प्रोसेस? नहीं, एक दफ़ा जब ट्रीट हो जाते हैं देन दे कंटिन्यू, फिर वो ठीक हो जाते हैं। मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में ओवरऑल आपके पास जो केसेस आते हैं एडल्ट्स में या फिर जो बुजुर्ग अफराद हैं, उनमें सबसे कॉमन कैंसर कौन सा कैंसर है? ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर, और मर्दों में 3-4 मुख्तलिफ किस्म के कैंसर हैं। लंग है, प्रोस्टेट है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्यूमर्स हैं, लिम्फोमास हैं, ये सब कुछ मिले जुले ही होते हैं। तंबाकू नोशी से सिगरेट का बड़ा गहरा ताल्लुक है।
और मैं समझता हूँ कि अगर एक कोई ऐसी इंटरवेंशन है जो कैंसर्स को प्रिवेंट करने में काम आ सकती है, ऐसी बिहेवियरल इंटरवेंशन, वो तंबाकू के ख़िलाफ़ एक मुहिम है। ठीक है। अच्छा, अवेयरनेस के हवाले से जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ये होते हैं कि पेनलेस होता है शुरू में कैंसर, दे डोंट फील एनीथिंग, और बहुत सारे लोग को मैंने बहुत करीब से देखे तो जब फैल जाता है उनकी बॉडी के अंदर 4 स्टेज 3 स्टेज पूरी बॉडी, तो तब दे रियलाइज़ कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। तो इसकी अवेयरनेस के हवाले से क्या ऐसे बेसिक टेस्ट हैं जो करवाए जा सकते हैं और लोग अपने आप को, कि मैं आज हर घर में कैंसर देखती हूँ, अनफॉर्चुनेटली बड़ा कॉमन हो चुका है, तो क्या ये हमारी फूड लाइफस्टाइल है या व्हाट्स इट इज़? बहुत सी चीज़ें हैं जी। कुछ कैंसर्स का ताल्लुक हमारे लाइफस्टाइल से है, हैबिट से है, कुछ का ताल्लुक हमारी जेनेटिक्स से है, कुछ का ताल्लुक हमारी एनवायरनमेंट से है। ठीक है। तो अगर मैं जल्दी से बताऊं तो ब्रेस्ट कैंसर का बहुत सा ताल्लुक जेनेटिक के साथ होता है, इन द सेंस कि अगर एक खातून है जिसको ब्रेस्ट कैंसर है तो फिर उसकी बेटियों में या बहनों में या करीबी रिश्तेदारों में उसके होने का चांस ज़्यादा होता है। ये नहीं कि सबको होगा, लेकिन चांसेस बढ़ जाते हैं। BRCA1 BRCA2 बिल्कुल, जैसे आप जिक्र कर रहे। उसके अलावा जहाँ तक ताल्लुक है हैबिट्स का, मैंने तंबाकू का जिक्र कर दिया, सारी खुदाई एक तरफ। कुछ चीज़ें जो है ना, अगर टोबैको ले लें, कुछ इन्फेक्शंस ले लें, हमारे यहाँ हेपेटाइटिस वगैरह कॉमन है, उसका लिवर कैंसर से बराह रास्त ताल्लुक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जब हम अगर कर लें ना तो हम इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं बहुत से कैंसर से। और कुछ में जैसे आपने बताया कि अर्ली डिटेक्शन अहम है, कि अगर वो बढ़ के फैल गया या दूसरी तीसरी स्टेज से आगे चला गया तो फिर उसको ट्रीट करना मुश्किल टफ हो जाता है। उसमें भी अर्ली डिटेक्शन में बहुत रोल है ब्रेस्ट कैंसर में। जितना छोटी गिल्टी होगी, जितना जल्दी वो इलाज तक पहुंचेगी, उतना बेहतर चांस होगा। 100% कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। कई दफ़ा लोग रिलेटिवली थोड़ी सी एडवांस स्टेज पे आके भी क्योर हो जाते हैं, और कई दफ़ा लोग अर्ली स्टेज पे आते हैं तब भी क्योर शायद कभी कभार नहीं होगा। लेकिन वो वेरिएशन है। अमूमी तौर पे अगर आप लें तो जितना जल्दी आप डायग्नोज करेंगे उतना जल्दी आप। अच्छा, डायग्नोसिस की जब हम बात करते हैं तो शौकत खानम हॉस्पिटल डायग्नोज भी करता है, उसके बाद टेस्टिंग भी लैब आपके पास मौजूद है, फिर उसके बाद आप लोग इलाज की तरफ भी जाते हैं, और इलाज के बाद जो रेडिएशन और बाकी इंजेक्शंस वगैरह लगते हैं वो भी सारा आप देखते हैं। सबसे पहले डायग्नोसिस की बात करते हैं। ये अवाम में एक तासुर पाया जाता है कि शौकत खानम हर पेशेंट को नहीं लेता, ये उनकी एक परसेप्शन है जो हमने सुनी है। तो शौकत खानम का क्या स्टैंडर्ड है, वो किन पेशेंट्स को लेता है, और अगर किसी को नहीं लेता तो उसकी क्या वजह होती है? पहले तो ये आप मुझे बता दें। अच्छा, एक तो ये परसेप्शन नहीं है, ये रियलिटी है। सच है कि हम हर पेशेंट को ले ही नहीं सकते। ठीक है। इसकी मिसाल दे देता हूँ। अब मुल्क भर में 1.25 लाख के करीब या 1,80,000 के करीब नए कैंसर केसेस हर साल होते हैं। हर साल उसमें से तकरीबन 50,000 के करीब हमारे अस्पताल तक पहुंचते हैं इलाज करवाने, और हम 12-14 हज़ार उसमें से रजिस्टर कर रहे हैं। तो बहुत से लोगों को हमें माजरत करनी पड़ती है। कुछ लोग जो आते हैं कई दफ़ा उनका कैंसर होता ही नहीं, चलें वो कुछ निकल गया, लेकिन जिनको कैंसर है उनमें बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्टेज एडवांस्ड है और हम उनकी मदद या क्योर नहीं कर पाते। अब हमारे देखिए, इलाज की उनको भी ज़रूरत है, लेकिन मसला ये है कि हमारे पास एक फाइनाइट कैपेसिटी है। अगर हम उसको हर मरीज़ से भर लेंगे तो जिनका इलाज हो भी सकता है और वो क्योरेबल हो सकता है, उनके इलाज में भी डिलेज आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। कि जो एजिड होते हैं उनको आप नहीं लेते, ऐसा नहीं। अगर उनका फर्स्ट स्टेज है तो क्योरेबल है तो आप उसको ले सकते हैं। लेकिन कुछ कैंसर्स में एज के कट ऑफ्स भी हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर एक ऐसा कैंसर है जिसकी स्टेज 3 फॉर एग्जांपल हम ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन और हमारे पास उसकी कैपेसिटी है से 100 की, ठीक है ना, ऐसी मिसाल एक दे रहा हूँ, और आपके पास 100 की बजाय 150 आ जाएं या 200 आ जाएं, तो फिर आपको कोई और यू हैव टू प्रायोरिटाइज अगेन। सो कभी कभार एज के कट ऑफ्स भी होते हैं, लेकिन ये नहीं है कि कोई एज का है कि जी हम ओल्डर शख्स को नहीं लेते, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ कैंसर्स में हमें एज के कट ऑफ्स लगाने पड़ते हैं। जब हम फ्री इलाज की बात करते हैं, ये वो चीज़ें हैं जो आवाम के हवाले से मैं बहुत खुश हूँ कि आप पूछ रही हैं। हाँ, क्योंकि पीपल के क्वेश्चंस हैं और ये लोगों के लिए और लोगों का है, ठीक है। तो जो आवाम का बहुत सारा ये भी है कि जब हम जाते हैं, जो हमारे इनिशियल टेस्ट होते हैं शौकत खानम में, वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और वो फ्री नहीं होते, और एक बंदा जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता वो क्या करे? तो इस हवाले से बड़ा ही ज़बरदस्त आपने सवाल पूछा। देखिए, हम चाह रहे हैं कि हम उसको लें जिसको कैंसर है, और फिर हमने ये भी कहना है कि ऐसी स्टेज का है जो कि ये ट्रीटेबल क्योरेबल है ही नहीं, तो अब इसके लिए टेस्ट की ज़रूरत है। अब वो टेस्ट
तो महंगे पड़ेंगे, ठीक है। सो उसका हमने ये एक तरीका किया हुआ है कि वो लोग जिनको हम टेस्ट रेकमेंड करते हैं कि ये आप टेस्ट करवा के लाएं हमारी स्टेज या डायग्नोसिस देखने के लिए, तो अगर वो बाद में एक्सेप्ट हो जाएं सिस्टम में, हम वो पैसे उनको रीइंबर्स कर देते हैं। ओके। और वो अच्छी खासी रकम है जो हमें रीइंबर्स करते हैं, यानी उनको वापस मिल जाते हैं, क्योंकि उनके पास रसीद होती है और हमने कहा होता है कि आप ये टेस्ट करवा। हाँ, ये हम इसकी बहुत तशहीर नहीं कर पाए, लेकिन ये एक्चुअली है। और इसमें अच्छा, मुझे बताइएगा कि बाद में जो मुफ्त इलाज होता है उसका आपका पूरा प्रोसेस है, इंटरव्यूज होते हैं, चीज़ें होती हैं, तो उसमें इलाज डिले होता है या उसको साथ साथ चल रहे होते हैं, आप देख रहे होते हैं कि इसको कितना टाइम लगता है, कितनी जल्दी आप लोग वाइंड अप कर लेते हैं इन चीज़ों? फौरन, ठीक है। वो ये नहीं है कि कोई प्रोलॉन्ग प्रोसेस है उसका। हाँ, टेस्टिंग में शायद 2-4-8 हफ्ते लग जाएं, कई दफ़ा एक स्कैन हुआ, दूसरा हुआ, भी होते हैं, I can understand। लेकिन जो ये फाइनेंशियल इवैल्यूएशन है, इसके लिए कोई किसी को वेट नहीं करना पड़ता, ये बिल्कुल उसी दिन हो जाती है। और एक और परसेप्शन इससे हटके शौकत खानम से ये भी है कि जो स्कैनिंग की जाती है कैंसर की, बिकॉज डॉक्टर एज वेल, उसमें अगर आपको कैंसर नहीं है और आपको वो रेज लगती हैं तो कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये लोगों का एक परसेप्शन है। तो ऐसा है कि वो टेस्ट कराने से फिर कतराते भी हैं, क्योंकि एक स्कैन होने से या इनिशियल कुछ टेस्टिंग से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बात यह है कि बार बार होने से, और रेडिएशन कोई अच्छी चीज नहीं है। एक एक्सरे के लिए भी जो रेडिएशन यूज होती है, तो एज अ डॉक्टर आप अगर यूजुअली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नहीं करवाने चाहिए, बेवजह नहीं करवाने चाहिए। और अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि वो इंजेक्शंस भी बाद में लगते हैं जब पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है, तो क्या शौकत खानम उसको भी स्पॉन्सर करता है? जो आई डोंट नो अबाउट, आप मेडिकली ज़्यादा बता सकते हैं रेडिएशन के बाद, क्योंकि 3 प्रोसेस होते हैं, डायग्नोसिस हो गया, कीमो हो गई, रेडिएशन हो गई, उसके बाद कुछ सर्जरी एग्जैक्टली जिसमें सर्जरी नीडेड होती है वो हो गई, और उसके बाद एंड पे कुछ इंजेक्शंस, जो कि मेरे ख्याल से 1.5-2 लाख का एक इंजेक्शन होता है। देखिए, इसमें कोई एक चीज़ नहीं है, मुख्तलिफ कैंसर के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं, किसी में रेडिएशन पहले होगी, किसी में सर्जरी पहले होगी, किसी में कीमो बाद में, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन जब उनका इलाज चल रहा होता है ना, तो उनका हर इलाज, उनको अगर न्यूट्रिशन के लिए वो चाहिए, वो भी उनको, अगर उनकी डायबिटीज़ अगर है तो उसके लिए जो इंसुलिन अगर चाहिए मिसाल के तौर पे, तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। हाँ, तो जिस दौरान उनका एक्टिव इलाज चल रहा होता है, तमाम मेडिकल केयर उनकी जो है वो अंडर वन रूफ। जो लोग दूर दराज इलाकों से आते हैं, कुछ लोगों के पास तो किराए तक के पैसे नहीं होते, वो इतने बेसिक उसके लिए, उसमें शौकत खानम को किरदार अदा करता है। उसमें ऐसे है कि हमारे पास मुसाफिर खाना मौजूद है और वहाँ उनकी देखभाल होती है, वो हम खुद से नहीं चलाते, और बड़े मुखैर हजरात हैं जो उसको डायरेक्टली रन करते हैं, लेकिन हमारे पेशेंट्स को वहाँ अकोमोडेट किया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, वो ये कि चूँकि लाखों और करोड़ों लोगों का यहाँ पे इलाज हुआ है शौकत खानम में, बहुत सारी माओं को उनके बच्चे वापस मिले हैं और वो तकलीफ़ कम की है, लेकिन बानी शौकत खानम, इमरान खान साहब, वो उनके जब इलाज की बात आती है तो हम देखते हैं कि वो, आप उसमें कितने जो है वो कॉन्शियस हैं, आपने उसके लिए कोई स्टेप लिया है, आप उसको किस तरह देखते हैं आपके, क्योंकि आपका साथ टाइम भी बहुत गुजरा है उनका और आप शुरू से इस कॉज में उनके साथ हैं। इमरान खान साहब बड़े सेहतमंद आदमी ओवरऑल, लेकिन ओवर द ईयर जब कभी कोई छोटी मोटी उनकी सेहत के मसाइल रहे हैं, उन्होंने हमसे ही मशवरा किया, शौकत खानम के डॉक्टर आसिम एंड डॉक्टर फैसल सुल्तान, 2 डॉक्टर्स हैं जो जी बारहा जब भी कभी हुआ छोटे मोटे उनके मसाइल, फिर जब वो गिरे, एक आपको याद है 2013 में तब की, फिर उसके बाद जब उनको इंजरीज हुई बुलेट की वजह से, तो ये सारे उनके इलाज, तो इसलिए हम उनके इलाज के साथ फेमिलियर भी रहे हैं, और जाहिर है उनके साथ इतना पुराना साथ है कि हमारी हमेशा एक परेशानी है। अभी रीसेंट सिनेरियो में आपका क्या? रीसेंट सिनेरियो में जी मुझे तो 1.5 साल हो गया, मैं नहीं जा पाया, मुझे इजाज़त नहीं मिली जाने की, और डॉक्टर आसिम भी जो हैं वो मेरे ख्याल से 2024 के अक्टूबर या नवंबर के बाद नहीं जा पाए, तो 2024 के बाद हम दोनों में से कोई नहीं गया। ठीक हो गया। जब इनका ये प्रेजेंट मामला चल रहा था, तो उस दौरान भी जो उनका इलाज हुआ है वो हमारे साथ डायरेक्टली बराह रास्त नहीं हुआ। भारत जब कभी भी हमें मौका होगा इंशाल्लाह कि हम उनको मिल पाएँ, देख पाएँ, तो फिर आपको ज़्यादा डायरेक्टली बताने के काबिल होंगे। मुझे ये बताएं कि आपका बहुत शुरू में भी टाइम गुजरा है, तो कोई मेमोरी आप हमारे साथ शेयर करना चाहें उनके हवाले से, उनके साथ, कि वो कोई कोई डांट तो नहीं आपको पड़ सकती, कोई शरारत या कुछ इस तरह से? नहीं, उनके साथ एक तो जी हमारे साथ वो हमेशा, जो हम हॉस्पिटल में जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ, या जहाँ तक मैं अपने बारे में बात कर सकता हूँ, और आई एम श्योर मैं डॉक्टर आसिम के बारे में, कि हमें बहुत कभी मुश्किल नहीं हुई उनसे बात करने की। जो हमने कहा, किसी चीज़ पे कभी डिसएग्री भी हम कर रहे हैं तो बहुत आराम से, और हम उनसे बहस भी बहुत ज़ोर शोर से करते रहे हैं। और अब जब मैं हुकूमत में था उस दौरान भी मुझे कभी कोई मुश्किल, हाँ, कभी कोई वो नहीं था, मैं उनको कह देता था जहाँ मेरा जो
ख्याल होता था, और वो बहुत तहम्मुल से और आराम से हमारी बात सुनते थे। अच्छा, मैं आपकी जर्नी पे आती हूँ पर्सनल। एक डॉक्टर से एक CEO बनने तक का सफ़र, शुरू में मैंने पूछा था लेकिन मुझे लगता है वो जवाब हम उसको नहीं, उस पे आइएगा, क्योंकि बिकॉज बहुत सारे लोग डॉक्टर्स बनते हैं लेकिन CEO बहुत कम लोग बनते हैं। तो आपको ये एजाज़ माशाल्लाह हासिल है और इतने बड़े हॉस्पिटल के आप, तो ये सफ़र कैसा था और आपने कभी सोचा था उससे पहले कि मैं इस तरह से CEO बनूंगा या ये? सवाल नहीं पैदा होता। हाँ। देखिए, मैं तो, मेरी ट्रेनिंग जो थी वो इंटरनल मेडिसिन और फिर इन्फेक्शियस डिजीज़ में थी, मेरा वही काम था। मैं CEO बाय एक्सीडेंट बना। मेरे से पीछे वाले लोग जो थे कुछ छोड़ के जाते रहे, तो एक स्टेज पे बोर्ड ने कहा शौकत खानम के कि आप इसको कर लें। मैं बहुत रिलक्टेंट था, सच्ची जो बात है कि मैंने कहा ये मेरा काम नहीं है और मैं तो क्लिनिकल वर्क करना चाहता हूँ। लेकिन बहरहाल फॉर वट एवर सेट ऑफ रीजंस उस वक्त कोई लोग उनको मुनासिब शायद ना मिल रहे हैं, जो भी, और खान साहब ने भी कहा नहीं तुम कर लो, अब ये तुम कर लोगे आराम से। तो इसलिए ये तो एक्सीडेंट ही था, बिल्कुल प्लान और सोच के नहीं किया जा सकता इसको। और मैं ये भी बताऊं कि जब मैंने ज्वाइन किया तो जाहिर है मेरे पास कोई बहुत मैनेजमेंट एक्सपीरियंस नहीं था ना, बल्कि बहुत क्या था ही नहीं, मैं तो एज ए क्लिनिकल डॉक्टर था। तो मुझे बहुत मदद मिली अपने बोर्ड से, मेरे बोर्ड ने मुझे बहुत हेल्प किया, उन्होंने सपोर्ट किया। समेत खान साहब ने मुझे हेल्प किया। लाइफ में इस टाइम सबसे बड़ी सपोर्ट कौन है? देखिए, लाइफ के अंदर अभी विद इन योर ओन लाइफ तो आपकी फैमिली आपकी बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। आपके बीवी, बच्चे, पेरेंट्स, बहन भाई, दोस्त, अजीज, और कई दफ़ा फैमिली से बाहर आपके दोस्त इतने क्लोज आपके होते हैं। ये सवाल पूछने का मकसद मेरा अगला सवाल था, क्योंकि आप बहुत सारे पेनफुल फैमिलीज देखते हैं, बहुत सारे बच्चे देखते हैं। मैं भी जब हॉस्पिटल्स विजिट करती हूँ, मेरे ख्याल से कोई भी करता है, तो एक बड़ा इमोशनल आपको फील होता है। आप टर्मोइल से भी गुजरते हो, किसी छोटे बच्चे की 2-3 साल का बच्चा है उसको आप कैंसर में देख के, तो एक इमोशनली आप बड़ा वो, तो उसको कैसे डील करते हैं स्पेसिफिकली? और कोई स्टोरी हमारे साथ शेयर करें रिसेंटली। वैसे तो बेशुमार स्टोरीज़ हैं, लेकिन कोई एक ऐसी स्टोरी जिसने पर्सनली आपको बहुत ज़्यादा हिट किया हो। आपने एक बात की, मैं उसको एको करता हूँ। मैं जब सन 95 में वापस आया ना, तो मेरे अपने बच्चे छोटे थे, और 2 मेरे लड़के हैं, उस वक्त एक 3 साल का था और एक चंद महीने का था। ठीक है। तो उस दौरान जब ये छोटे बच्चे मेरे पास, हमारे पास आते थे, जिनको हम देखते थे, तो मुझे अपने बच्चे नज़र आते थे उनमें। एक दफ़ा ऐसे हुआ कि हॉस्पिटल में एक दफ़ा बम फटा, बड़ी पुरानी बात है, 1996 की। तो खैर हमने मेक शिफ्ट अरेंजमेंट्स, OPD हमारा काफ़ी डिस्ट्रॉय हुआ, तो हम एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट एक और साइड पे हमने OPD शुरू कर दिया। तो एक मुझे जो हमारा यूनिट कोऑर्डिनेटर था, जो रन करता, उसने आगे कहा कि खातून आई हूँ क्लिनिक में, उसका लिस्ट में नाम नहीं है। मैंने कहा क्या इसको मसला है खातून को? उन्होंने कहा पता नहीं। खैर उनका रिकॉर्ड मंगाया, मैंने देखा तो मैंने एक ही दफ़ा देखा होता। मैंने कहा पता नहीं क्यों आई। मैंने कहा चलो बुला लो, कोई बात नहीं, क्लिनिक में नहीं भी है, नाम देख लेते हैं। जब वो आई खातून, तो मैं उस वक्त यंगिश आदमी था, वो कोई होंगी खातून को उस वक्त 50, 55, 60 की तरह ओल्डर खातून। उसने मुझे देखा और आंसुओं से रोना शुरू हो गया, आई और उसने मुझे पूरा गले से लगा लिया। मैंने कहा क्या हुआ, खैरियत? मैं समझा उसकी कोई मेडिकल की चीज़ है जो, तो उसने कहा नहीं, मैं सिर्फ देखने आई थी कि तुम ठीक हो, और बस इतना ही था। तो मैंने सिर्फ एक दफ़ा उनको देखा, मतलब 1 टाइम, ठीक है। और वो वहाँ से कहीं अटक से चल के आई, मेरी कोई अजीज़ा नहीं, मेरी कोई जानने वाली नहीं, कुछ एक दफ़ा दिखा था। तो मरीज़ जो है ना, जब आप उसके लिए कुछ केयर करो, और मैंने क्या किया था, एक दफ़ा देखा था, उसका इलाज भी नहीं, उसको कैंसर भी नहीं था, वो तो चेक करवाने आई नहीं था, उसको हमने रीअश्योर किया, वो खातून चली गई। लेकिन सिर्फ इस चीज़ को देखने के लिए कि जिस डॉक्टर ने उसको देखा था वो ठीक है कि नहीं, वो वहाँ से बसें तब्दील करके आके, और गरीब औरत थी, वो आके मुझे देखने। अच्छा, लास्ट पे आई वुड लाइक कि आप शौकत खानम के हवाले से जो भी एक मैसेज देना चाहते हैं वो दे दें। ऑडियंस इज़ योर्स। शौकत खानम आप सबका इदारा है जी। इस मुल्क के लोगों ने इसको बनाया है, इस मुल्क के फराख दिल और कमाल लोगों ने बनाया है, और आज तक इसको चला रहे हैं। और आज भी जब हम फंड रेजिंग और डोनेशंस के लिए जाते हैं तो हम इंस्पायर होते हैं लोगों की फराख दिली से। तो आपका अपना इदारा चल रहा है, ग्रो कर रहा है, मेयार के मुताबिक चल रहा है, जॉइंट कमीशन और कैप एक्रेडिटेशन और ऐसी तमाम जो सर्टिफिकेशंस हैं मौजूद हैं कि ये पता चले कि क्वालिटी पे है, ट्रांसपेरेंट है। हम अपने अकाउंट्स जो ही ऑडिट होते हैं वेबसाइट पे डाल देते हैं, हम कोई चीज़ छुपाते नहीं हैं, अपनी गलती भी हो तो वो भी हम सामने ले आते हैं। तो इस सूरत में अब कराची का इनेकाद होने को है इंशाल्लाह 29 दिसंबर को। तो आप सबकी मदद और सपोर्ट की ज़रूरत है, और आपने इस साल बड़े बढ़ चढ़ के भी दी है, लेकिन इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि 29 दिसंबर को आपको एक वर्किंग हॉस्पिटल कराची में दिखाया जाए। दर्द किसी का जो बांटना है, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है और इसका कोई नेमुल बदल नहीं है। और जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली बेसहारों का सहारा,
ऐसे लोगों की मदद जो ये सोच भी नहीं सकते कि 25-30 लाख, 35 लाख, 40 लाख वो एक जो अपना बच्चा है, बच्ची है, कोई एडल्ट है, माँ है, बाप है, उसके ऊपर लगाकर उसको ज़िंदगी दे सकते हैं दोबारा। उनके पास नहीं होते इतने पैसे, यूजुअली मुश्किल होता है उनके लिए, तो वो उनका जो सहारा बनते हैं। उनको फिर ब्लेसिंग्स भी जाती हैं, दुआएं भी जाती हैं। जिन्होंने पहले शौकत खानम बनाया, उनकी अगली जनरेशन्स भी जो है वो उसको सपोर्ट कर रही हैं। और बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल आपका कि आपने अपना वक्त हमें दिया। अल्लाह जो है वो इसी तरह यहाँ के लोगों को फराख दिल रखे और हमेशा पाकिस्तान को सलामत रखे। इसी के साथ अपने पॉडकास्ट का इख्तिताम करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।